हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं दोस्तों? अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप। निश्चित तौर पर हमारे वीडियो से आपको मदद मिल रही होगी। मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो है नैन IAS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। हम लोग आपकी तैयारी के लिए कमिटेड हैं और हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपनी परीक्षाओं में जो है मजबूती के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने विषयों को जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हर टॉपिक के साथ जो है आप पूरी तरह से जो है कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और वहाँ से अगर सवाल जो है कहीं से भी पूछा जाएगा तो वहाँ से आपको बिल्कुल जो है असहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये क्लियर है कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाके आप जितने भी वीडियो पढ़े हैं आप उनको एक बार देखें टॉपिक वाइज, तो निश्चित तौर पर जो है इतना कंटेंट है उसमें कि उससे ज़्यादा आपको किताब में पढ़ने की या कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ही होगा। निश्चित तौर पर आप वीडियोस को देखिए, उनका मनन करिए और उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो बिल्कुल हमसे पूछिए दोस्तों। इसी तरह जो है आइए आपकी तैयारी को और धार देते हैं और लगातार आपके साथ हम लगे हुए हैं। मेहनत करिए दोस्तों। बायोलॉजी के सेक्शन में आपको पढ़ना है। पिछली क्लास में आपने देखा है जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ से हमको शुरू करना है। हम ट्रैकियोफाइटा देख रहे थे। ट्रैकियोफाइटा जो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? पादप जगत पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा। पादप जगत पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी वर्ग है उनको हम लोग क्रम से देख रहे हैं। तो इसमें जो है ट्रैकियोफाइटा था। तो दोस्तों बिल्कुल आप लगे रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए साथ में। तो दोस्तों पिछली क्लास में क्या हुआ था? पिछली क्लास में हमने टेरिडोफाइटा के बारे में आपको बताया था। ये था क्या? ट्रैकियोफाइटा में हमने आपको ये बताया था दोस्तों कि ये वो वर्ग है जिसमें क्या होता है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं और शरीर क्या होता है, विभाजित होता है। किसमें? जड़ में, तना में, पत्ती में। मतलब शरीर जो है अलग अलग रूप से विकसित होता है और क्या होता है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो जल और खनिज पदार्थों का संवहन करते हैं। तो इसमें आपको 3 कैटेगरी हमने बताई थी। एक कैटेगरी क्या थी? टेरिडोफाइटा। दूसरी क्या थी? अनावृत बीजी। और तीसरी क्या थी? आवृत बीजी। टेरिडोफाइटा कंप्लीट हो गया था दोस्तों पिछली क्लास में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी कुछ चीजें हम लोग आज देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, जैसे आर्थिक महत्व। मैंने बताया था आपको कि हर सेक्शन में आप देखिए कि इन प्रजातियों का, इन वर्गों का जो है आर्थिक महत्व क्या है, हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो आइए आर्थिक महत्व देखेंगे और एक नए टॉपिक को शुरू करके उसको कंप्लीट भी आज करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं टेरिडोफाइटा। क्या देखते हैं हम? टेरिडोफाइटा के आर्थिक लाभ। टेरिडोफाइटा हम देख रहे थे। आज हमको देखना है क्या? आर्थिक महत्व। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमको देखनी है। आइए दोस्तों चलते हैं आपको लेके पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट्स क्या है? लाइकोपीडियम। लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्या है? ये एक प्रजाति है टेरिडोफाइटा वर्ग की। ठीक है, इसके जो बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु ये किसमें प्रयोग किए जाते हैं? औषधि में या दवाई में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये किसमें प्रयोग किए जाते हैं? दवाई में। मतलब ये प्रजाति क्या है? लाइकोपोडियम। अब आपने देखा ही था कि इसमें क्या था, ये बीजाणु पौधे होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और इनका क्या प्रयोग है। मार्सिलिया। मार्सिलिया एक प्रजाति है।
सिरोप्टेटिस, सिरोप्टेटिस, सिरेप्टोटेटिस, काफी कठिन नाम है। सिरोप्टोटेटिस, सिरोप्टोटेटिस, कोई जरूरत भी नहीं है ऐसे नामों की, आप इनको याद ही मत करिए, नहीं तो बेफजूल का आपके दिमाग में बोझ पड़ेगा। मर्सिलिया ही देख लीजिए, मर्सिलिया ही देख लीजिए। आपको जानना क्या है दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें जाननी है जो ये प्रयोग की जाती हैं किन किन क्षेत्रों में। क्षेत्र आप जान लीजिए, इतना बहुत है, कठिन नामों को आपको याद करने की क्या जरूरत है, पूछेगा भी नहीं मेरे ख्याल से। मर्सिलिया, जैसे मर्सिलिया सरल नाम है तो मर्सिलिया आप याद कर लीजिए। अब मर्सिलिया, इसका प्रयोग क्या होता है, कहा सब्जी में। जब हमें खुद ही जो है भूल सकता है तो आपको भी भूल सकता है, तो नाम ऐसा है कि दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो आप वो नाम याद करिए जो आसान हो, और यहाँ से सवाल नामों से बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। जैसे अगर आप ये याद रखते हैं कि दवाई में, औषधियों में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। एक आध नाम आप याद रखिए, जैसे लाइकोपोडियम है, याद कर लीजिए। मर्सिलिया, मर्सिलिया जो टेरेडोफाइटा के ही प्रजाति के पौधे हैं, इनका इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, सब्जी बनाने के लिए होता है, ठीक है, सब्जी बनाने के लिए होता है। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ, जैसे टेरिडियम है, टेरिड, जैसे ये सब्जी के लिए है, ऐसे एक है टेरिडियम। टेरिडियम, इसका क्या महत्व है, ये पशुओं के चारे के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त होता है। पशुओं का जो चारा होता है उसके रूप में यह प्रयुक्त होता है। क्या नाम है, टेरिडियम। देख लेते हैं दोस्तों, और कुछ है काम की चीजें इसमें, क्या और कोई है पौधा इसमें जो जिनका आर्थिक महत्व है। अब देखिए, सिलेजिनेला एक है, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला क्या है, देखिए सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा का ही एक फर्न प्रजाति का एक पौधा है। इसमें क्या होता है, इसमें गुण पाया जाता है, जैसे इसका नाम आप याद कर लीजिए, कुछ विशेष है, नाम तो इतने सारे हैं कि आपको जरूरत नहीं है, भूल जाएंगे आप याद करते। इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसमें क्या होता है, पुनर्जीवन, पुनर्जीवन की क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो इसको क्या करते हैं, मेजों पर दीवालों को सजाने में इनका प्रयोग होता है, इनका सजावट के लिए स्पेशली जो है इनका क्या होता है, मेजों पर सजावट के लिए इनका प्रयोग होता है, मेजों पर सजावट के लिए, इन पौधों का मेजों पर सजावट के लिए प्रयोग होता है। अब एक और नाम है इक्विसेटम, सोचिए कितना कीमती नाम है, इक्विसेटम, इक्विसेटम, यह टेरिडोफाइटा वर्ग का वो पौधा है जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, सोना, इससे सोना प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्या प्राप्त किया जाता है, सोना प्राप्त किया जाता है। तो सोचिए किस तरह प्राप्त होता है, ये तो खैर अलग बात है, लेकिन सोना की प्राप्ति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है इक्विसेटम का। तो सिलेजिनेला है, इक्विसेटम है, ऐसे दो चार नाम आप याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए, नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए आपके लिए इतना पर्याप्त है। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये सब नाम आपको याद नहीं है दोस्तों, लेकिन फर्न पौधा आप सुने होंगे या देखे भी होंगे, जो फर्न पौधा होता है, आइए देखते हैं। फर्न, ये सबसे विख्यात टेरिडोफाइटा का पादप है, मतलब सबसे फेमस जो पादप है इस वर्ग का वो क्या है, फर्न है। क्लियर हुआ, फर्न है। अब जो है ये है क्या, असल में देखिए बीज रहित पौधा। इसको अगर आपको टेरिडोफाइटा को समझना हो तो यही मान के चलिए कि टेरिडोफाइटा में ऐसे जो है पौधे आते हैं जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है।
आपके लिए इतना बहुत है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको बता दिया हूँ, ठीक है। टेरिडोफाइटा का काम खत्म हो गया दोस्तों। आइए अब एक नई चीज़ देखते हैं, यहाँ से जरूर सवाल पूछेगा, मतलब ये थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है आपका जिम्नोस्पर्म, या टेरिडोफाइटा खत्म हो गया, जिम्नोस्पर्म से सवाल पूछता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब जिसके जो बीज होते हैं, जैसे अभी आपने टेरिडोफाइटा देखा दोस्तों, टेरिडोफाइटा में क्या होता है, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं होता, जिसमें जो है आपका फर्न पौधा है। अब अनावृत बीजी में क्या होगा, ये होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म किसको कहते हैं, अनावृत बीजी को। मतलब इसमें बीज उपस्थित होता है, बीज क्या होता है, उपस्थित होता है, परंतु खुले रूप में होता है। टेरिडोफाइटा में बीज था ही नहीं, यहाँ पर बीज है लेकिन ओपन है, मतलब आवृत नहीं है, कवर नहीं है उसके ऊपर, तो ये क्या है, अनावृत बीजी है या जिम्नोस्पर्म है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। आइए देखते हैं और बातें, ठीक है, इसमें कुछ और बातें देख लेते हैं। आवृत बीजी, अनावृत बीजी में ये नग्न बीजी होता है। नग्न बीजी मतलब इसके बीज जो क्या होते हैं, नग्न बीजी पौधे होते हैं ये, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो है क्या होता है, विकसित बीज जो होता है, जैसे आप मान लीजिए आम है, आम आप देखते होंगे, आम के अंदर गुठली पाई जाती है, गुठली, गुठली के अंदर क्या होता है, बीज होता है। अब बीज एक गुठली में पाया जाता है, वो गुठली भी आम के एक खोल में कवर होती है, मतलब गूदा होता है, फिर ऊपर से छिलका होता है, तो मतलब एक व्यवस्थित रूप में ये बीज क्या होता है, आवरण युक्त होता है। क्या होता है, आवरण युक्त होता है। लेकिन इसमें अनावृत बीजी में या जिम्नोस्पर्म में बीज आवृत नहीं होता, बस यही अंतर है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो नग्न बीजीय पौधे होते हैं, इनके बीज जो है नग्न होते हैं। दूसरी बात, अंडाशय का पूर्णतः अभाव, अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है। देखिए दोस्तों, जो अंडाशय होता है ना, वही दरअसल बीज को कवर करता है। अब अगर आप ऐसे देखिए मटर के पौधे को, आपको उदाहरण से हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब देखिए ये कोई पौधा है, ये पुंकेसर है, ये क्या है, स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये क्या है, पुंकेसर। अब देखिए पुंकेसर से जो है पराग कण जो होते हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। यहाँ गिरते हैं, यहाँ निषेचन होता है, और ये जो मोटी सी संरचना आप देख रहे हैं अंडाशय होता है, तो इसमें भ्रूण आता है, इसकी जो है अंडाशय की दीवारों से चिपक के जो है ये अपना विकास करता है लग के। अब देखिए क्या होता है, ये भाग जो है फूल जाता है, ये गिर जाते हैं, और अंत में कैसे बचता है, अंत में ये संरचना ऐसे बचती है, आप देखते होंगे। अब यही गोलाकार होके और क्या हो जाता है, अब मान लीजिए ये चाहे अनार बन गया, चाहे सेब बन गया, चाहे अमरूद बन गया। अब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ एक पुष्प है, परागण हुआ, परागण के बाद अंडाशय का भाग और फूला, यहाँ पर बीज विकसित हो रहे हैं। ये किसमें होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आवृत बीजी में, जिसमें बीज आवृत होता है, अनावृत में नहीं होते। जो हम अभी पढ़ा रहे हैं इसमें नहीं होते, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट है कि अंडाशय का अभाव होता है, और ये पॉइंट है कि नग्न बीजी होते हैं। तो ये तो बीज कवर में होते हैं, अंडाशय विकसित होकर फूल जाता है, विकसित होता रहता है, और एक फल बन जाता है। इसी फल के अंदर बीज पाए जाते हैं, चाहे सेब हो उसके अंदर बीज होते हैं,
अमरूद हो उसके अंदर बीज होते हैं, अनार हो उसके अंदर बीज होते हैं। तो ये आवृत बीजी पौधे हैं जिनको आप खाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसमें अंडाशय का अभाव है क्योंकि इसमें जो है ये प्रक्रिया होती ही नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपको हमने समझाने के लिए बनाया। अब आगे देखिए, अंडाशय का अभाव होता है, नग्न बीजी पौधे होते हैं। ये पुराने पौधों का वर्ग है, पुराने पौधों का वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये बहुत पुराने जो आद्यकाल के पौधे हैं उनका वर्ग है, मतलब जो बहुत विकसित नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि अंडाशय का होना एक विकास का क्रम दिखाता है और एक कंप्लीट फल में बदलना और एक अच्छे से जो है बीज को कवर में रहना, ये सब एक तरह से विकास के क्रम में है। जैसे आपने देखा कि जो है जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी तो उसमें क्या था, विकास जो है नहीं था। और इसमें क्या हुआ, जब यूकैरियोटिक कोशिकाएं हुई तो उसमें केंद्रक का जो है केंद्रक की उपस्थिति हुई, केंद्रक कला की उपस्थिति हुई और भी अन्य कोशिकांगों का विकास हुआ। तो आद्य का मतलब, पुराने का मतलब ये होता है कहने का कि वो जो है प्री स्टेज होती है, उसमें चीज़ें उतनी डेवलप नहीं होती। तो ये पुराने पौधों का एक वर्ग है कि नग्न बीजी हैं, बाद में फिर ऐसे पौधे बने जिसमें बीज जो है आवृत होने लगा। क्लियर हुआ। चलिए चौथा, पौधे जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, मतलब बहुत सालों के जो है, बहुत सालों के क्रम में ये जीते रहते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और वार्षिक बलयों की संख्या बढ़ती रहती है, वार्षिक बलयों की संख्या बढ़ती रहती है। वार्षिक बलय का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वार्षिक बलय का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट वार्षिक बलय बनते हैं। जैसे अगर आप किसी पेड़ के तने को ऐसे काट देते हैं, ठीक है, कैसे काटते हैं, जैसे एक तना है, चलिए लकड़ी का एक टुकड़ा है, लकड़ी का एक तना है, ऐसे हमने काट दिया, चलिए ये सेल्यूलोज की परत हो गई ऊपरी वाली, आप समझ पा रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा ऐसे करके जब आप किसी मशीन पे गए होंगे, आरा मशीन पे या लकड़ियों की जहाँ चिराई होती है, ये ऊपर से ये जो परत है आपकी, ये क्या है, सेल्यूलोज की परत है। किसकी परत है, सेल्यूलोज की परत है जो मृत हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो हिस्सा है, चिकना सा हिस्सा है, आपने इसमें वलय देखा होगा। ये वलय, स्पष्ट वलय जो होते हैं ये हर साल बनते हैं। इन वलयों की संख्या के आधार पे वृक्षों की आयु को मापा जा सकता है। तो इसमें क्या है, पौधे बहुवर्षीय होते हैं, तो और क्या होते हैं, इनमें वलय स्पष्ट रूप से बनते हैं, स्पष्ट रूप से बनते हैं, वलय बनते हैं। क्लियर हो गया। चलिए ठीक, वलय आप समझ पा रहे हैं, इनसे जो है वृक्षों की उम्र का पता चलता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में और क्या जानना है दोस्तों आपको, और क्या जानना है देख लेते हैं, क्या और महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, ठीक है। ये मरुद भेद स्वभाव के होते हैं, स्वभाव के होते हैं। मरुद्भिद पौधे हम बता चुके हैं आपको, लवणोद्भिद, मरुद्भिद, जलोद्भिद। इसका मतलब क्या है, मरुद्भिद पौधे वो होते हैं जो मरुस्थल वाली जमीन में भी उगने की क्षमता रखते हैं और विकास करने की क्षमता रखते हैं, मतलब वो मरुस्थल वाली भूमि के लिए अनुकूलित होते हैं। तो एक तरह से ये जो है मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। इसमें क्या है, संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया है ट्रैकियोफाइटा में, अगर आपने टेरिडोफाइटा को देखा तो उसमें भी संवहन ऊतक उपस्थित है। अनावृत बीजी में भी संवहन ऊतक रहेंगे और आवृत बीजी में संवहन ऊतकों की उपस्थिति, ऊतकों की क्या होती है, उपस्थिति होती है, जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जल और खनिज तत्वों के संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर हुआ, संवहन ऊतकों की उपस्थिति होती है। और क्या होता है, नग्न बीजी तो होते ही हैं, अशाखित होते हैं, अशाखित होते हैं, ठीक है।
अशाखित मतलब ये है कि इसमें शाखाएं नहीं होती, शाखाएं इसमें नहीं होती। जैसे आम में आपने देखा है शाखाएं होती हैं, इसमें शाखाएं नहीं होती, बस लंबे से ऐसे। अब आम का पौधा पेड़ है तो कैसे होगा, ये डाल है, ये डाल है, ये भी है डाल, ये भी डाल है, डाल में डाल है, ये है आवृत बीजी पौधे। और ये कौन सा है उदाहरण, अनावृत बीजी पौधों का। ये कौन सा उदाहरण है, अनावृत बीजी पौधों का। तो अशाखित होते हैं, नग्न बीजी होते हैं, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। नग्न बीजी होते हैं और अशाखित होते हैं, अशाखित का यही मतलब हुआ। और क्या होता है, इनमें जो परागण होता है वो कैसे होता है, परागण कैसे होता है दोस्तों, वायु द्वारा। कैसे परागण होता है, वायु द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा परागण होता है। ये पॉइंट हो गया। अब देखिए, अब इसमें कुछ बातें और समझ लीजिए। जैसे देखिए साइकस, साइकस जो पौधा है बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रजाति का पौधा, साइकस। अब साइकस पौधा है तो इसकी जड़ें होती हैं, उन जड़ों को क्या कहते हैं, कोरेलाइड जड़ें। क्या कहते हैं, कोरेलाइड जड़ें। कोरेलाइड जड़ों के बारे में आपको क्या जानना है, इसमें जो है क्या होता है, इनकी जो कोरेलाइड जड़ें होती हैं इसमें जो है एना बिना और नॉस्टॉक, याद आया होगा आपको, ये क्या है, शैवाल है। क्या है, एक तरह से शैवाल है। वो कौन से शैवाल है, कौन से शैवाल है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल कहते हैं इनको। एनाबिना नाइस्टोक, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो साइकस जो कि किस वर्ग का पौधा है, अनावृत बीजी वर्ग का पौधा है। इसकी जड़ों के साथ ये शैवाल क्या करते हैं, सहजीवी संबंध में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब सहजीवी संबंध में पाए जाते हैं, इसका गुण प्रदर्शित करते हैं साइकस के पौधे के साथ। ध्यान दीजिएगा, साइकस किस वर्ग का पौधा है, ये है जिम्नोस्पर्म वर्ग का। किस वर्ग का, जिम्नोस्पर्म। अभी जिम्नोस्पर्म में यही सारे वृक्ष आएंगे जिनको पाम कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पाम वृक्ष। ठीक है। अब देखिए साइकस के बारे में एक सबसे और बात इंपॉर्टेंट है, साइकस, साइकस का जो बीज अंडाणु होता है, जैसे अंडाणु का मतलब अंडाणु फीमेल के लिए होता है, शुक्राणु नर के लिए होता है। इसका अंडाणु और शुक्राणु सबसे बड़ा होता है। साइकस का जो अंडाणु होता है और शुक्राणु होता है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये सबसे विशाल होता है। ठीक है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम बात आई है वो क्या है, इनका आर्थिक महत्व। अब हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं दोस्तों, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं पौधे, इनका आर्थिक महत्व क्या है, इनका आर्थिक महत्व क्या है, ये हम देखेंगे। अब देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आर्थिक महत्व है इनका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। साबूदाना आप जानते हैं, है ना, साइकस के तनों से क्या होता है, साइकस के तनों से क्या होता है, मंड निकाला जाता है। साइकस के तनों से मंड निकाल कर साबूदाना बनाया जाता है। इसी के तने से जो है स्टार्च निकालते हैं या मंड निकालते हैं और क्या बनाते हैं, साबूदाना। क्लियर हुआ। साइकस के बीज, यही साइकस मैंने बताया था, साइकस बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। इसी के बीज क्या होते हैं, हमारे यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की जो जनजातियां होती है
इनको खाती हैं, मतलब साइकस के बीजों को इन जनजातियों के लोग क्या करते हैं, अपने आहार में शामिल करते हैं। ठीक है, अपने आहार में क्या करते हैं दोस्तों, शामिल करते हैं। ठीक है, आइए और चीज़ें देखते हैं, क्या और भी कुछ चीज़ें खाने लायक हैं साइकस के अलावा। पाइनस है, जैसे पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। चिलगोजा, चिलगोजा ये किससे प्राप्त होता है, पाइनस से, पाइनस से प्राप्त होता है। दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त होता है, चिलगोजा साइकस से प्राप्त होता है। आपका खाने पीने की चीजें, साबूदाना प्राप्त होता है पाइनस से, चिलगोजा। इसको जो है मेवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवा भी कहा जाता है। अब आपने देखा होगा चीड़ है, देवदार है, बहुत मजबूत वृक्ष होता है, इनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं, इनसे मजबूत कोई लकड़ी नहीं होती। और एक तो सीधी लकड़ियां होती हैं, देखिए इसमें ना तो शाखाएं होंगी ना तो टेढ़ी होंगी, एकदम सीधी सीधी। तो ये सबसे ज्यादा किस काम आती है, फर्नीचर बनाने के। चीड़ है, देवदार है, सिकोया है, फर है, स्प्रूस है। चीड़, देवदार, सिकोया, फर, स्प्रूस, ये इसकी लकड़ियां सबसे ज्यादा किस काम आती हैं, फर्नीचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए आम, अमरूद और महुआ की लकड़ियां उतनी अच्छी नहीं होती जितना इनकी लकड़ियां। एक तो मजबूत भी बहुत होती हैं, और दूसरी चीज जो है, ये इनका जो शेप होता है वो फर्नीचर के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अशाखित होती हैं। तो आपको पता है कि अशाखित रहेंगी तो ये बढ़िया इसमें लकड़ी फर्नीचर के लिए निकलेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और देख लेते हैं, चीड़ जो पेड़ है, चीड़ आप पेड़ जानते हैं, तो चीड़ के पेड़ से क्या होता है, तारपीन का तेल निकलता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, चीड़ के पेड़ से क्या निकलता है, तारपीन का तेल। देवदार से क्या निकलता है, देवदार के पेड़ से क्या निकलता है, सेड्रस तेल। एक तेल होता है सेड्रस तेल, वो किससे निकलता है, देवदार से। ठीक है, जूनिपेरस, जूनिपेरस की लकड़ी से क्या होता है, जूनिपेरस, इसकी लकड़ी से क्या होता है, सेडकास्ट तेल बनाया जाता है। ये जूनिपेरस क्या है, ये भी क्या है, इसी अनावृत बीजी जो है वर्ग का पौधा है। टेनिन, अब देखिए टेनिन क्या होता है, टेनिन, टेनिन तो आप जानते होंगे, टेनिन एक पदार्थ है जो चमड़ा बनाने के, स्याही बनाने के काम आता है। ठीक है, चमड़ा, स्याही, इन सब चीजों के निर्माण में काम आता है टेनिन। टेनिन कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, टेनिन कहाँ से प्राप्त होता है, टेनिन प्राप्त होता है अनावृत या जिम्नोस्पर्म के पौधों से। ठीक है, अब रेजिन होता है, व्यवसायिक उपयोग के लिए एक रेजिन पदार्थ है। रेजिन ये भी किससे प्राप्त होता है, जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं व्यवसायिक उपयोग में, बहुत सारी चीजें हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, अनावृत बीजों के पौधे जो होते हैं बहुत ही काम के आते हैं। आपने देखा होगा इनकी लकड़ियां जो है बहुत ही काम आती हैं। सबसे ज्यादा तो फर्नीचर में ही इनका इस्तेमाल होता है। अब जैसे देखिए इनके कुछ पौधे होते हैं, इनको सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सजावट के लिए दीवालों पर है, घर में है, बगीचों में है, पार्कों में है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोनिफर होता है, एक कोनिफर होता है, इससे कागज बनाया जाता है। कोनिफर, कोनिफर, इससे क्या होता है, पहले लुगदी बनाई जाती है, लुगदी से फिर कागज बनाया जाता है। कागज जो है अनावृत बीजी पौधों से बनाया जाता है, इनके वृक्षों से। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म के जो है जो वृक्ष होते हैं इन्हीं से बनाया जाता है कागज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, और एफ्रेडिन, एक एफेड्रिन नामक एल्केलाइड होता है। ठीक है, एफेडिन क्या होता है, इफेड्रिन। इफेड्रिन क्या है दोस्तों,
एक तरह से ये एल्केलाइड है। क्या है? एल्केलाइड। इफेड्रिन, याद रखिएगा, इफेड्रिन एल्केलाइड है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? दमा के लिए, खांसी के लिए, इन रोगों के उपचार में ये काम आता है इफेड्रिन। ये किससे बनता है? इससे प्राप्त होता है इफेड्रा। इफेड्रा एक वृक्ष होता है, उससे ये प्राप्त होता है। ये किस वर्ग का है? जिम्नोस्पर्म वर्ग का है। तो एल्केलाइड जो है इफेड्रिन किससे प्राप्त किया जाता है? इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी इसका एक आर्थिक महत्व है। बहुत सारे आर्थिक महत्वों को हमने देख लिया। आइए कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। अब जैसे चिलगोजा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म का मेवा, जिम्नोस्पर्म का ड्राई फ्रूट से मेवा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं चिलगोजा को। चिलगोजा क्या है? जिम्नोस्पर्म वर्ग के प्रजाति के पौधों का ये मेवा कहा जाता है। ठीक है, खाने में बहुत टेस्टी होता है, ड्राई फ्रूट्स की तरह खाया जाता है। ठीक है, ये हो गया चिलगोजा। क्लियर हुआ? अब देखिए साइकस। साइकस क्या है? देखिए पाम लाइक, पाम पौधों का मतलब क्या होता है? पाम लाइक। पाम लाइक पौधे कौन कौन से हैं दोस्तों? साइकस है, ताड़ है, ये सब क्या है? ये सब पाम लाइक पौधे होते हैं। इसमें क्या होता है? तना ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे मैंने बताया ना, लंबा सा तना होगा, मोटा सा, अशाखित रहेगा, मतलब अशाखित, कोई ब्रांच नहीं इसकी। ठीक है, कोई ब्रांच नहीं, ये सब नहीं, एकदम सीधी लकड़ी, तना मोटा सा, मजबूत सा। ठीक है, इसमें चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या है? मोटे से तने वाला अशाखित पौधा होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब देखिए, अब कवक युक्त जो पाइनस होता है, अब देखिए साइकस जो होता है, साइकस किसके साथ बनाता है? साइकस बनाता है शैवाल के साथ। और जो है ये क्या होता है? पाइनस कवकों के साथ। आपको बता चुके हैं हम, साइकस तो आपको बता ही चुके हैं कि साइकस की जड़ें जो होती हैं, कोलेराइट जड़ें जो होती हैं, साइकस की जो कोलेराइट जड़ें होती हैं, ये बनाती है सहजीवी संबंध शैवालों से सहजीवी संबंध। इन कौन सा था? नॉस्टॉक था और एनाबिना था। इसी तरह पाइनस जो होता है, ये सहजीवी संबंध बनाता है कवकों से सहजीवी संबंध। ठीक है, इनकी जड़ें, इन दोनों पौधों की, इन दोनों वृक्षों की जो जड़ें होती हैं, वो आश्रय देती हैं कवकों को और शैवालों को, और कवक और शैवाल जो है अपने तरीके से इनको जो है कुछ न कुछ तत्व प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब है पाइनस की जड़ें कवकों से सहजीवी संबंध बनाती हैं, साइकस की कोलेराइट जड़ें शैवालों से सहजीवी संबंध बनाती हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, ये सवाल अगर पूछा जाए, जिम्नोस्पर्म से ही संबंधित है, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? ये है साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, जिसमें जो है बीज अनावृत होते हैं, मतलब कवर्ड नहीं होते। अब आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम आपको जो है आवृत बीजी पौधों के बारे में पढ़ाएंगे। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री बताएंगे उसमें, और उनके कुल बताएंगे। तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया, आपका जिम्नोस्पर्म वर्ग कंप्लीट हो गया। इसकी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है सहजीवी संबंध आप देख लीजिएगा, कवक और शैवाल वाला साइकस को देख लीजिएगा। पाम लाइक ट्रीज होते हैं इसमें, मतलब तना मोटा होता है, लंबा होता है, अशाखित होता है, और इसमें जो है किस तरह चीज़ें घटित होती हैं, आप किस तरह आर्थिक महत्व है इनका, ये सब आप समझ लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल है तो ज़रूर प्रश्न पूछें और कमेंट में लिखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।